हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के इस करंट अफेयर्स वीडियो में जो देख रहे हैं एक एक करके, और सब पर चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन से। ओके, तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। भारत ने फाइनल मैच में किसे हराकर अपना पहला महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीत लिया है? सबको पता है इसका आंसर होगा इसका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने ये वर्ल्ड कप जीत लिया है पहली बार। तो आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप था और ये एक इतिहास रच दिया गया है पहली बार। फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर भारत ने अपना पहला जो है ना ये ट्रॉफी, महिला वनडे ट्रॉफी, वो जीत ली है। और ये टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया था? फाइनल मैच तो हुआ था नवी मुंबई में, और अगर हम कहेंगे कौन सा होस्ट कंट्री था, भारत और श्रीलंका दोनों ने मिलकर ये आयोजन किया था 30 सितंबर से 2 नवंबर तक। 10 टीमें शामिल थी। फाइनल मैच हुआ नवी मुंबई में और वहाँ के DY पाटिल स्टेडियम में। और ये जीत न केवल क्रिकेट के मैदान पर एक मील का पत्थर है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण और खेल के विकास की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। तो भारतीय टीम ने पहली बार ये जीत हासिल की है 2025 में, और ये 13वां संस्करण था। इससे पहले 2005 और 2017 में फाइनल मैच में भारत हार गया था। उसके बाद ये पहली जीत है 2025 में, ठीक है। और वनडे महिला वुमेन्स में तो पहली बार जीती है। और इंडियन टीम की कप्तान कौन हैं? तो हरमनप्रीत कौर। उनके नेतृत्व में भारत ने ये जीत हासिल की है। भारत ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए थे, जबकि दक्षिण अफ्रीकी टीम वो 246 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। अगर हम विमेंस वर्ल्ड कप की बात करेंगे, वनडे वर्ल्ड कप की, इसकी शुरुआत हुई थी 52 ईयर पहले 1973 में। हालांकि उस वक्त भारत इसका हिस्सा नहीं था इस वर्ल्ड कप का, लेकिन फिर 1978 में इंडियन वुमेन्स टीम ने पार्टिसिपेट किया था और तब से टाइटल जीतने का इंतज़ार था, जो आज पूरा हो गया है। ठीक है, देखिए भारत में ना महिला खेलों में भागीदारी लगातार बढ़ रही है और BCCI ने मैच फीस भी बराबर कर दी है। पहले असमानता थी। तो 2020 में केवल 10% ही महिला एथलीट थे भारत में। अब 2025 में देखने को मिल रहा है 25% से ज़्यादा है। बहुत सारी स्कीम भी चल रही है। खेलो इंडिया स्कीम है, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, फिट इंडिया मूवमेंट है, महिला क्रिकेट को बूस्ट ये सब करने में मदद दी है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके एग्जामिनेशंस के लिए। ठीक, अगर इसका आर्थिक प्रभाव देखेंगे, सामाजिक प्रभाव देखेंगे, तो देखिए इस टूर्नामेंट से, केवल इस टूर्नामेंट से $500 मिलियन का राजस्व जो है ना वो प्राप्त हुआ है, यानी टिकट बिक्री, ब्रॉडकास्टिंग, इन सब से। और महिला क्रिकेट मार्केट जो है ना $1 बिलियन तक पहुंच सकता है, ऐसी संभावना देखने को मिल रही है। ओके, तो 1973 से अब तक जितने भी महिला विश्व कप विजेता हैं उन सब की लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है। कुछ तो चर्चा कर लें। जैसे 1973 में इंग्लैंड, 1978 में ऑस्ट्रेलिया, फिर 82 में ऑस्ट्रेलिया, 1988 में ऑस्ट्रेलिया, 1993 में इंग्लैंड, 1997 में ऑस्ट्रेलिया, 2000 में न्यूजीलैंड, फिर उसका 2005 में ऑस्ट्रेलिया, 2009 में इंग्लैंड, 2013 में ऑस्ट्रेलिया, 2017 में इंग्लैंड, 2022 में ऑस्ट्रेलिया, और आखिरकार भारत ने 2025 में ये खिताब जो है ना वो जीत लिया है। गर्व की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच कौन बनी है? ये सवाल हो सकता है एग्जामिनेशन में। आंसर क्या होगा? शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा ने 78 बॉल में 87 रन बनाए और इसके बाद 2 महत्वपूर्ण विकेट भी लिए, और इसी वजह से उनको ये जो ना खिताब दिया गया है, महत्वपूर्ण फाइनल मैच की प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब इनको मिला है। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन बनी है? पूरे टूर्नामेंट की आंसर होगा दीप्ति शर्मा, आगरा की हैं। और दीप्ति शर्मा ने 215 रन बनाए, 22 विकेट जो है ना वो लिए। टोटल टूर्नामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया है।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश के क्रिकेटर केन विलियम्स ने T20 इंटरनेशनल में से उसे संन्यास लेने का ऐलान कर दिया? आंसर का न्यूजीलैंड। केन विलियमसन जो है ना वो न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान रहे हैं, टेस्ट और वनडे फॉर्मेट खेलते रहे हैं। आखिरी जो बार जो है ना 2024 में T20 वर्ल्ड कप में मैच खेला था और फिर उन्होंने अब कह दिया कि अब नहीं खेलेंगे। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं स्पोर्ट्स से थोड़ा सा अलग, और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बताऊं कि शार्प लर्निंग ऐप पर अभी भी ऑफर चल रहा है, एक आध दिन में उस ऑफर समाप्त हो जाएगा। तो छूट चल रही है तमाम एग्जामिनेशंस के तैयारी के लिए जो बैचेज हैं उन सब में। ओके, और करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान अवेलेबल है। बेसिक मेंबरशिप प्लान है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे इन सब के लेवल का है, पुलिस के लेवल का है, और दूसरा है आईएसपीसीएस लेवल का, वो अलग मेंबरशिप प्लान है। तो उसके जरिए पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं और अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा। पीडीएफ होगा कई तरीके का, वन लाइनर, एमसीक्यू पूरा नोट्स होता है, और साथ में वीडियो का लिंक भी देते हैं ताकि आप अगर किसी चीज़ को गहराई से देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं विजुअली, तो देख सकते हैं। साथ में टेस्ट देते हैं, वीडियो देते हैं, ये सब कुछ है। और तमाम एग्जामिनेशंस के लिए कोर्सेज अलग अलग चल रहे हैं। बिहार के तमाम एग्जामिनेशंस के लिए अलग बैच है, पूरी टीम हमारी तैयारी करवा रही है। 72वीं बीपीएससी के बैचेज चल रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख रहे हैं आप। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यानी UCCN, उसकी गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला यानी खाने की जो विधि है ना, उस कला, उसकी श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन बन गया है? आंसर क्या होगा इसका? लखनऊ। पहला शहर कौन सा था? हैदराबाद, जिसे 2019 में शामिल किया गया था, और दूसरा शहर है लखनऊ, जिसको 2025 में शामिल किया गया है। देखिए अलग अलग कैटेगरी में टोटल ना 5 जो है ना वो शहर हैं जो इस लिस्ट में हैं। कौन से लिस्ट में है? यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में, और उसमें अलग अलग कैटेगरी है। अलग अलग कैटेगरी में जैसे गैस्ट्रोनॉमी में 2 शहर हैं, एक हैदराबाद पहले से था और दूसरा अब लखनऊ हो गया, उत्तर प्रदेश की राजधानी। तो ये इसकी जो पाक कला है ना, यानी इसकी जो भोजन की शैली है, उसकी विरासत है, और उसको ये सम्मान मिला है। कब मिला है? 31 अक्टूबर को, जब विश्व शहर दिवस था ना, वर्ल्ड सिटी डे, उसी के दौरान यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क उसकी गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। गैस्ट्रोनॉमी का हिंदी में कहते हैं पाक कला। ठीक है, तो इसको गैस्ट्रोनॉमी में पेट का गैस यही सब मत समझ लेना आप। ओके, तो ये जो नेटवर्क है ना, ये यूनेस्को द्वारा बनाया हुआ है, ये रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाले जो शहर हैं उसकी मान्यता देने के लिए है। और इस लिस्ट में शामिल होना लखनऊ की अवधी व्यंजन परंपरा, जैसे कबाब हो गए, बिरयानी, टुंडे कबाब हैं, इन सबको जो वैश्विक स्तर पर जो प्रमाणित करता है वो एक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 5वां शहर है, आपको मैंने बताया। जबकि गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में ये भारत का दूसरा शहर है, पहला हैदराबाद है। अगर हम टोटल बात करेंगे ना UCCN लिस्ट में जो शामिल है अब तक टोटल 5 है। कौन है? मुंबई है फिल्मों के क्षेत्र को लेकर, चेन्नई है म्यूजिक के क्षेत्र को लेकर, वाराणसी है क्राफ्ट को लेकर, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी में है, और लखनऊ में गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला में है। ओके, तो ये है इस श्रेणी में है। अच्छा, हैदराबाद को जो शामिल किया गया था ना, तो उसकी जो हैदराबादी बिरयानी है, पर्ल सिटी की जो खाद्य संस्कृति है, उन सब को लेकर उसको शामिल किया गया था। तो यूनेस्को ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर? तो उसकी जो डायरेक्टर जनरल है ना, ऑड्रे अयोले नाम है उनका कहना है कि लखनऊ को इस लिस्ट में शामिल करने का उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो पाक कला है उसको बढ़ावा देना। तो ये घोषणा कहाँ पर की गई? उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को की 43rd एक इवेंट आयोजित किया गया था, महासम्मेलन कही उसमें, तो उसी के दौरान ये ऐलान किया गया। तो इस ऐलान के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये उत्तर प्रदेश का सॉफ्ट पावर है ये, और वो दिखाता है कि दुनिया में इसकी जो है ना वो इसके खाने और पकवान को लेकर एक बड़ा मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के बारे में अगर बात करें, देखिए इससे सवाल पिछली बार भी कई बार आ चुके हैं। इन 4 शहर थे, इन चारों शहरों के बारे में, इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ आपको। तो ये जो नेटवर्क है ना वो
2004 में शुरू हुआ था। 7 फील्ड में ये लिस्ट किया जाता है। एक क्राफ्ट हो गया, मीडिया आर्ट्स हो गया, फिल्म हो गया, डिज़ाइन हो गया, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर और म्यूजिक के क्षेत्र में। और 300 से ज़्यादा शहर हैं दुनिया भर के, उसमें 5 भारत के शहर हैं। तो गैस्ट्रोनॉमी में ना फोकस रखा जाता है जो स्थानीय जो खाद्य संस्कृति है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, सांस्कृतिक जो आदान प्रदान है, इन सब को लेकर। ठीक है, तो लखनऊ को शामिल करने के लिए आवेदन 2018 में ही दिया गया था यूनेस्को को, लेकिन 2025 में इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो यहाँ का जो अवधी खाना है नवाबी युग का, 18वीं सेंचुरी का, तो उसको लखनवी जो तहजीब है, शिष्टाचार है, वो सब जुड़ा हुआ है। ठीक है, कबाब इन सब को लेकर जो है ना वो इसको लिस्ट किया गया है। ठीक है, काफ़ी कुछ आपने कंटेंट भी देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम आम जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसमें तूतनखामेन की 3000 वर्ष पुरानी कब्र है और 7000 वर्षों की 50,000 से ज़्यादा कलाकृतियाँ वहाँ पर रखी गई हैं? आंसर क्या होगा इसका? मिस्र। और इस म्यूजियम का नाम क्या है? इसका नाम है ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम, GEM। क्या नाम है? ग्रैंड इजिप्शियन म्यूजियम। सवाल उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये है। और इसको जो गीजा का पिरामिड है ना, उसी के पास में बनाया गया है। फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं। इसको बनाने में $1 अरब से ज़्यादा की लागत आई है। तो मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं ना, अब्देल फतेह अल सीसी, तो वो और उनके साथ साथ दुनिया के कई सारे लीडर्स पहुंचे थे। तो ये उद्घाटन किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, और यहाँ पर एक और ख़ास बात है, बड़ी खासियत है। बॉय किंग तूतनखामेन उसकी कब्र है। 1922 में 1922 में ब्रिटिश पुरातत्वविद हार्वर्ड कार्टर ने ये कब्र खोजी थी। और ये जो तूतनखामेन जो किंग थे एक तरह के, तो वो 9 साल की उम्र में मिस्र की सत्ता पर काबिज हुए थे और 18-19 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो शासनकाल बहुत कम रहा था। तो उसकी कब्र को ना 3000 वर्षों तक वो छिपा रहा, मतलब ढका रहा, पता ही नहीं था, क्योंकि इसको चट्टानों और मलबे से इसको ढक दिया गया था ताकि कोई इसको ढूंढ ना पाए। ओके, तो यहाँ पर बहुत 50,000 से अधिक ऐतिहासिक वस्तुएं, ये सब वहाँ पर मूर्तियाँ, ये सब रखी गई हैं, कलाकृतियाँ रखी गई हैं। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा है, इसलिए भी ये महत्व है। सांस्कृतिक प्रभाव है इसका। प्राचीन मिस्र की जो सभ्यता है उसका बहुत बड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, म्यूजियम एक शानदार ढंग से वहाँ बनाया गया है बड़े पैमाने पर, और इसका आर्थिक प्रभाव भी है। देखिए मिस्र में ना, मिस्र की जो GDP है उसमें 8% तक जो हिस्सा है वो पर्यटन से, बहुत बड़ा हिस्सा कहेंगे हम इसको। और ये लक्ष्य रखा गया है कि काफ़ी लोग अगले कुछ सालों में इसको देखने आएंगे, इस म्यूजियम को देखने आएंगे। तो बात कर रहे हैं मिस्र की, उसकी राजधानी क्या है? काहिरा। वहाँ पर मुद्रा क्या चलती है? मिस्री पाउंड, यानी या कहें इजिप्शियन पाउंड। ठीक है, और पड़ोसी देश कौन है? लीबिया, इज़राइल, गजापट्टी या फिलिस्तीन कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 नवंबर को भारत के किन राज्यों का स्थापना दिवस मनाया जाता है? आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। कौन कौन से? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, केरल और हरियाणा। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। कर्नाटक को राज्य का जो दर्जा है ना वो मिला था, या राज्य बना था कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का पुनर्गठन करके भाषाई आधार पर वो कर्नाटक बनाया गया था। केरल को 1 नवंबर 1956 में ही त्रावणकोर, कोचीन और मालाबार को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था भाषाई आधार पर। मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को सेंट्रल प्रोविंस, विंध्य प्रदेश, भोपाल, इन सब का मिलाकर एक गठन किया गया था। हरियाणा की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1966 को भाषाई आधार पर पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य बनाया गया था। ओके, तो ये है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करेंगे तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया था, एक अलग राज्य ये बना था छत्तीसगढ़। ओके, तो महत्वपूर्ण बातें थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने की औपचारिक घोषणा की है और ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर क्या होगा इसका? केरल। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं P. विजयन
पूरा नाम है पिनाराई विजयन, तो उन्होंने 1 नवंबर को विधानसभा में इसकी औपचारिक रूप से घोषणा कर दी है। तो उनकी सरकार का कहना है कि केरल ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो अत्यधिक जो गरीबी है उसको हटाने के लिए 2021 से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन परियोजना चल रही थी, उसको शॉर्ट में EPAP कहते हैं। और इसके तहत क्या किया गया था, 64,006 परिवारों की पहचान की गई थी। ये अत्यधिक गरीब थे और 4 सालों के दौरान इनको गरीबी से बाहर निकाला गया। करीब 1,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया राज्यों में और अत्यधिक गरीबी से निकालने के लिए। अब सवाल ये होगा कि अत्यधिक गरीबी किसे कहते हैं, किसे माना जाता है। तो ये सब जो है ना फार्मूला वर्ल्ड बैंक का दिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक की जो जून 2025 की परिभाषा है उसके अनुसार जिन लोगों की आय प्रतिदिन यानी डेली का $3, इसको लगभग आप 257 रुपीज़ के आसपास कह सकते हैं, अगर उससे कम है तो उसको अत्यधिक गरीब माना जाएगा। पहले ये सीमा $2.15 थी, लगभग 178 रुपीज़ पर डे की लगभग थी। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में पिछले 11 साल में लगभग 26.9 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकल पाए हैं और आने वाले वक्त में और ज़्यादा निकलेंगे, तो ऐसी उम्मीद है। तो फिलहाल केरल जो है ना अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला या अत्यधिक जो गरीब हैं उनको जो है थोड़ा सा संपन्न कर देने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं रोहन बोपन्ना। उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले लिया है, तो वह कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं? आंसर का 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। देखिए, पेरिस ओलंपिक के बाद से बाहर होने के बाद उन्होंने एमेच्योर टेनिस से संन्यास ले लिया था और फिर प्रोफेशनल करियर में वो मतलब खेल रहे थे। देखिए, प्रोफेशनल करियर में क्या होता है ना कि खिलाड़ी जो है ना वो देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, जबकि एमेच्योर करियर में अपने देश का रिप्रेजेंटेशन करता है वो। तो बोपन्ना ने 2003 में प्रोफेशनल टेनिस खेलना शुरू किया था। 43 ईयर और 9 मंथ की एज में पिछले साल 2024 में अपने साथी मैथ्यू एब्डेन तो उनके साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन ओपन की जीत हासिल की थी और टेनिस ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गए थे। ठीक है, 2024 में ये ग्रैंड स्लैम जीता था। उससे पहले भी एक बार 2017 में फ्रेंच ओपन का मिक्स डबल्स जो है ना उन्होंने जीत लिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात रही। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? नाम क्या है इनका? इलम पर्थी नाम है इनका। आंसर होगा इलम पर्थी। तो वो रिल्टन कप उस दौरान उनका जो पॉइंट है ना, एलो रेटिंग पॉइंट, वो 2,500 का आंकड़ा पार कर गया और इसी के साथ फिडे ने उनको ग्रैंड मास्टर का खिताब दे दिया है। चेन्नई के हैं, मात्र 16 वर्ष के खिलाड़ी हैं। ओके, तो अगर हम देखेंगे ग्रैंड मास्टर की लिस्ट देखेंगे तो मेरे बगल में आप देख भी रहे हैं। तो 90वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं इलम पर्थी। उससे पहले 89th ग्रैंड मास्टर थे एस रोहित कृष्णा, 88th ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, 87th ग्रैंड मास्टर हरि कृष्णा एरा, 86th ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि, 85th ग्रैंड मास्टर P श्याम निखिल। और भी बाकी जो लिस्ट है वो आपके सामने है। ठीक है, अब सवाल होगा कि ग्रैंड मास्टर होता क्या है। देखिए, विश्व शतरंज जो संगठन है यानी फिडे, उसके द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली एक उपाधि है। ठीक है, टाइटल है। तो वर्ल्ड चैंपियन के अलावा ग्रैंड मास्टर जो ना एक शतरंज प्रतियोगिता में के दौरान उनको जो पॉइंट्स मिलते हैं उन सब को लेकर जोड़ा जाता है। ठीक है, और शर्तें पूरी करनी होती है, मतलब रेटिंग जो है ना वो 2,500 या उससे अधिक होनी चाहिए। तो फिर मतलब रेटिंग नहीं, पॉइंट्स कहिए उनको। और 3 बार ग्रैंड मास्टर स्तर का प्रदर्शन, जिसको नॉर्म कहा जाता है, वो करना होता है। ओके, अब सवाल हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में कि भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन हैं? तो है विश्वनाथन आनंद। 1988 में खिताब जीता था और 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा, विश्व शाकाहारी दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये दिवस मनाया जा रहा है 1977 से अमेरिकी शाकाहारी सोसाइटी के द्वारा। उसका पूरी दुनिया में ये मनाया जाता है। वैश्विक आबादी जो है ना उसका लगभग 22% शाकाहारी है और ये संख्या बढ़ सकती है। ठीक है, आप इसको दूसरे पक्ष में देखिए
तो 100 में से 22% ही शाकाहारी है, बाकी सब मांसाहारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनकी 150वीं जयंती जो 30 अक्टूबर को ही है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है? आंसर का 150 रुपए का। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये सरदार पटेल के सम्मान में 150 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया है। सवाल होगा क्या ये सिक्का आपके पास भी आ सकता है? नहीं, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये स्मारक है। ठीक है, ढाल के एक बार बना दिया गया बस दिखाने के लिए, और फिर उसको रख दिया जाएगा 100 पीस में। ओके, और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया है, और ये पूरा जो कार्यक्रम हुआ वो गुजरात के केवडिया में हुआ, और लगभग 1200 करोड़ रुपए के मूल्य की कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी उन्होंने किया है। तो दोस्तों, ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। कल फिल्म मिलेंगे सुबह 8 बजे। अब डेली करंट अफेयर्स आने लगा है, आप जरूर देखिएगा आपके एग्जामिनेशन के लिए। और हाँ, कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी अभी भी बचे हुए हैं, उन सबको कवर करेंगे। जैसे कि इसरो ने बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट से 4000 किलोग्राम से भी ज़्यादा बड़ा, मतलब बहुत हेवी, भारी वो सैटेलाइट को लॉन्च किया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तूफान आया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगले वीडियो में वो सारी बातें होंगी। ओके, तो शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री कंटेंट में आपको PDF मिल जाएगा, और अगर वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे PDF लेना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप प्लान है, और कई सारे कोर्सेज भी चल रहे हैं। ओके, बाय।